अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ID3 एल्गोरिथम को डिस्कस करना। जिसका हम अगर हम फुल फॉर्म की बात करें वो है आइटरेटिव डायकोटोमाइजर 3 एल्गोरिथम। ठीक हो गया। डिसीजन ट्री को हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन ट्री क्या होता है कि बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे होते हैं। आप लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन या एंट्रोपी वगैरह की बेसिस पे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इवन के इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी पे डिटेल लेक्चर मैंने बनाया था जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हम फीचर्स को यानी कि कॉलम को किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम रख सकते हैं। तो वो वाला लेक्चर आप लोग क्लास में देख लीजिएगा। उससे आप लोगों का फायदा हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से निकालते हैं, इंट्रोपी क्या चीज़ होती है। और उसकी बेस पे अगर वो कहता है कि अगर आपने फीचर्स को ड्रॉप करना है, फीचर सिलेक्शन करनी है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी, तो वो वाला लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर ही है। ठीक हो गया। तो ये लेक्चर आज का लेक्चर है वो हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये लेंथी होते हैं, तो मैंने ये पूरा सोल्यूशन किया हुआ है हैंड रिटन सारा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वजह से हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन आपने एंड तक लाजमी देखना, चाहे आप 1.5x पे देख लें या 2x पे देख लें, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। अब हमारे पास ID3 एल्गोरिथम जो होता है वो हमारे पास दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए होता है। एक होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और एक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो वाला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मतलब ID3 एल्गोरिथम पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड या फिर रिग्रेशन के रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको सोल्यूशन क्या है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब डिसीजन ट्री से आपको पता चल रहा है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। लाइक ये एक रूट नोड होगी, फिर उसके चाइल्ड नोड होंगे, फिर उसके चाइल्ड इस तरीके से मतलब लीफ नोड्स होंगी। ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता है कि ट्री बनेगा, उसकी बेस पे हमने डिसीजन करना। अब ये हमने ट्री किस तरीके से बनाना है, रूट नोड कौन सी होगी, उसके चाइल्ड नोड कौन से होंगे, उसके बाद लीफ नोड कौन सी आएंगी, ये कितने लेवल का ट्री बनेगा या ट्री बनता किस तरीके से, तो वो सारा आज के लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि इसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है। डिसीजन ट्री ही बेसिकली होता है ID3 एल्गोरिथम के अंदर। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर उसने कहा कि टेनिस को प्ले करने के एग्जांपल है जिसमें वो टेनिस खेलना चाहते हैं। और जो हमारे पास फीचर्स हैं उसमें है आउटलुक है, जिसमें हमारे पास आ सकता है सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है, टेम्परेचर है, हॉट है, माइल्ड है, कूल है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाई आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, विंड आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग है, विंड वीक चल रही है। अब इन सब सर्कमस्टांसिस की बेस से हमने डिसाइड करना है कि हमने टेनिस को प्ले करना है या नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये हमने किस तरीके से करना, ID3 एल्गोरिथम लगाना और डिसीजन ट्री को यूज करते हुए हमने ये डिसीजन लेना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये आपको PDF जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने भी मैंने स्लाइड्स वगैरह यूज की हैं किसी भी मतलब के कोर्स में, इवन के अब मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, डाटा कंप्रेशन, ऑपरेशन रिसर्च जो भी है, वो सारी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ड्राइव का या वेबसाइट का, वहां से आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके असेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा सारा कुछ। तो अब हम मेन पॉइंट पे जाते हैं। अब हमने ये किस तरीके से डिसीजन लेना होता है, हमने बेसिकली ये डिसीजन करना होता है इन्फॉर्मेशन गेन की बेस पे। ठीक हो गया। मैंने अभी आपको एक ट्री बनाया था, मैंने कहा था कि उसमें रूट नोड होगी, देन उसके बाद उसके चाइल्ड होंगे, देन उसके बाद उसके चाइल्ड होंगे। ठीक हो गया। अब रूट नोड का सबसे जाहिर बात है कि अभी सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारी रूट नोड के अंदर क्या चीज आएगी। रूट नोड के अंदर जो चीज आएगी वो किस तरीके से निकालेंगे हम, इंफॉर्मेशन गेन की वजह से हमें पता चलेगा कि रूट नोड कौन सी आएगी। क्या करेंगे कि हम सारे फीचर्स का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, जिस फीचर्स का यानी कि फीचर मतलब होता है कॉलम, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तीनों एक ही चीज का नाम है। तो जिस फीचर का, जिस कॉलम का यानी कि जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा वो हमारी रूट नोड हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर उसके बेस पे हम डाटा को स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद उसके बाद उसके चाइल्ड नोड निकालेंगे, देन उनके आगे चाइल्ड नोड। ठीक हो गया। वो किस तरीके से निकालना है वो अभी आगे जाके आप लोगों को समझ आ जाएगी।
जो मैंने चीज कही है। अभी तो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ रूट नोड निकालने का। ठीक हो गया, पहले रूट नोड निकलेंगे फिर उसके बाद उसके चाइल्ड नोड निकलेंगे ना। तो रूट नोड निकालते हैं। तो जब चाइल्ड नोड की बारी आएगी तो उस टाइम आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या कहा है कि डाटा को स्प्लिट किस तरीके से करना है, क्या सीन होता है। तो हम अ, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो इसे प्रीवियस लेक्चर है, इन्फॉर्मेशन गेन इंट्रोपी डायमेंशनलिटी रिडक्शन के नाम से लेक्चर होगा। फीचर सिलेक्शन, इन्फॉर्मेशन गेन और इंट्रोपी, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो वही चीज यहाँ पे हमने लगानी है। और बस चेंज क्या होगा, उसके अंदर हम एंड पे जाके कुछ मतलब क्या डायमेंशनलिटी यानी कि फीचर्स को ड्रॉप कर रहे थे। इसके अंदर हमने ड्रॉप नहीं करना था, इसमें हमने डिसीजन ट्री बनाना था, उसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना था। बस ये फर्क है अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। अदरवाइज कोई मसला नहीं है कि मैं इसी लेक्चर के अंदर इतना एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाला भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इन्फॉर्मेशन गेन से यानी कि फीचर को ड्रॉप करना हो तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ID3 एल्गोरिथम लगाना है तो वो किस तरीके से होगा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का, और रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर दे दी जाए तो वो किस तरीके से सॉल्व करनी है, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। ठीक हो गया, तो लाजमी देखिएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन निकालने का सबसे पहले तरीका क्या होता है, इंट्रोपी सारी यूज होती है। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ चाइल्ड यानी कि किसी भी चाइल्ड, चाइल्ड मैं कह रहा हूँ यानी कि जो हमारे पास फीचर है ना, चाइल्ड फीचर्स, उनके हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालना ना, तो वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रोपी ऑफ चाइल्ड। ठीक हो गया, एक मैंने जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा है। इंट्रोपी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू द बेस 2 का होल का समेशन, और जब समेशन कर लेंगे उसके बाद होल की जो वैल्यू आएगी उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा इंट्रोपी का फार्मूला होता है। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन गेन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड होता है कि इंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रोपी ऑफ चाइल्ड। अगर आप पूरे डाटा सेट को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा हमारा पेरेंट होगा, यानी कि पेरेंट कौन सा फीचर होता है, टारगेट फीचर होता है, यानी कि जो हमने प्रिडिक्ट करना होता है, जो हमने क्लासिफाई करना होता है। इस डाटा सेट के अंदर आपको देख के पता चल रहा होगा कि कौन सा है। गौर करने और थोड़ा सोचेंगे इसमें से जो टारगेट फीचर है वो कौन सा है। आउटलुक है, टेम्प है, ह्यूमिडिटी है, या फिर विंड है, या फिर प्ले है। तो प्ले हमारा टारगेट फीचर है। किस वजह से, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने प्रिडिक्ट करना है, क्लासिफाई करना है कि हम टेनिस प्ले करें या ना करें। तो हमारा जो प्ले वाला कॉलम है ना, ये हमारा टारगेट कॉलम होगा, इसको हम पेरेंट कॉलम कहेंगे। ठीक होगा। तो इंट्रोपी ऑफ पेरेंट सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इंट्रोपी ऑफ प्ले। इंट्रोपी ऑफ प्ले किस तरीके से कैलकुलेट होगी, इसमें हमने देखना कि टोटल, ये ना, ये मैं रेस कर लेता हूँ। इसमें हमने देखना कि टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं, यानी कि कितने हमारे पास सैंपल्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं। टोटल हमारे पास वैल्यूज होंगी 10। ठीक हो गया। ये आप काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 होंगी। अब हमने देखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है हमारे पास, एक ये नो है, एक ये है, 3 4, 4 नो है, यानी कि 6 यस होंगे और 4 नो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगी 6/10। टोटल आउटकम और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम्स। तो टोटल यानी कि वैल्यूज हमारे पास थी 10, और उसमें से यस कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस होगी 6/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितनी होगी, 4/10। ठीक हो गया। अब इसका इंट्रोपी के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू द बेस 2। हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज हैं, यस और नो। हमने प्ले के जो हमारा टारगेट कॉलम होता है ना, उसके बेस पे हमने डिसीजन मतलब कि हमें पता चलेगा कि कितने सम्स वाली वैल्यूज आएंगे। समेशन जो है ना, ये देखें इंट्रोपी का ये जो समेशन है, इसमें हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमने 2 बार 2 वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी। ये आपके टारगेट वेरिएबल बताएगा। टारगेट वेरिएबल है हमारा प्ले। प्ले के अंदर हमने देखना कि किस टाइप की वैल्यूज है हमारे पास, नो और यस। ये 2 तरह की वैल्यूज यूज हो रही है और बार बार रिपीट हो रही है, नो यस, यानी कि 2 वैल्यूज हैं। तो यानी कि समेशन में हमारे पास इंट्रोपी में हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे। चाहे हम चाइल्ड की भी कंप्यूट कर रहे हो ना, इंट्रोपी इन्फॉर्मेशन गेन लगाते वक्त जाहिर बात है इंट्रोपी ही यूज होती है। तो जब हम आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड की अगर हम इन्फॉर्मेशन गेन निकाल रहे होंगे, इंट्रोपी निकाल रहे होंगे, तो तब भी हमारे पास समेशन के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ये हमारा टारगेट वेरिएबल से पता चलता है। ठीक हो गया। तो हम फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू द बेस 2 समेशन, और होल का माइनस आना था। समेशन है तो यानी कि अब हमें पता लग गया कि टारगेट वेरिएबल के अंदर नो और यस की वैल्यूज यूज हो रही हैं बार बार, यानी कि 2 वैल्यूज यूनिक है, नो और यस। यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी जिनका हमने सम करना है। तो एक तो यस की होगी और एक होगी नो की।
तो यस की हम एंट्रोपी के फॉर्मूला पुट करते तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू द बेस 2 था ना, तो यस की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10 लॉग 6/10 टू द बेस 2 प्लस दूसरा क्या था प्रोबेबिलिटी 9 था ना, तो 9 की प्रोबेबिलिटी थी 4/10 लॉग 4/10 टू द बेस 2, इन दोनों का सम कर देना वैल्यू को और जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस के साथ। ठीक हो गया, तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ प्ले यानी कि पेरेंट की जो कंप्यूट होकर आ गई वो होगी 0.971। ठीक हो गया, ये तो आगे एंट्रोपी। सबसे पहले आपने, मैं स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलूंगा और आपने भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन आया ID3 एल्गोरिथम लगाना है इन्फॉर्मेशन गेन, यानी कि इन्फॉर्मेशन गेन जब भी कंप्यूट करनी होगी तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने देखना होता है कि टारगेट वेरिएबल कौन सा है, टारगेट कॉलम कौन सा है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक बात ये भी क्लियर कर दूंगे, बच्चे ये समझ लेते हैं कि हमेशा जो टारगेट कॉलम होता है ना वो आपका एंड वाला कॉलम होता है, नहीं। ये हो सकता है प्ले वो यहाँ पे टेम्प की जगह पे दे देता और टेम्प यहाँ पे प्ले पे दे देता। ये आपने खुद एग्जांपल के को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा हमारा एट्रीब्यूट टारगेट है। समटाइम्स होता है कि थ्योरी के अंदर उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने इस कॉलम को टारगेट कॉलम लेना है, अगर नहीं है तो आप थ्योरी, जारी बात है इसके अंदर तो मैंने थ्योरी नहीं लिखी, ये प्ले टेनिस एग्जाम्पल यहीं से पता चल रहा है कि टेनिस को प्ले करना है, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल है, यानी कि हमने प्ले को एज अ टारगेट वेरिएबल लेके चलना है। ठीक हो गया, तो वो एग्जाम में आपको हो सकता है कि थ्योरी वगैरह दी हो तो उसके अंदर उसने मेंशन किया होगा कि कौन सा वेरिएबल आपने कौन सा कॉलम आपने टारगेट कॉलम लेना है, या फिर नहीं दिया हो तो आप उसकी थ्योरी को पढ़ के समझ लेंगे कि समझ आ जाएगी आपको कि कौन सा टारगेट कॉलम होगा। ठीक हो गया, तो बात थी हमारे, हाँ, कि जो भी हो सबसे पहले तो आपने टारगेट की इंट्रोपी निकालनी होती है, यानी कि टारगेट कॉलम जो होता है यानी कि पेरेंट कॉलम जो होता है आपने उसकी इंट्रोपी निकालनी होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन हमेशा टारगेट से ही निकलेगी। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना कि इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ चाइल्ड यानी कि कोई भी दूसरा पेरेंट के अलावा, जारी बात है इन्फॉर्मेशन पेरेंट के अलावा, मतलब ये प्ले वाले कॉलम के अलावा ये विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्प, आउटलुक, इनकी हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू प्ले। तो जारी बात है प्ले की तो कोई इन्फॉर्मेशन गेन नहीं ना होगी, इसके रिस्पेक्टिव हमने निकालने तो बाकी होंगी, इसलिए मैंने चाइल्ड लिखा यहाँ पे। तो उसमें देखो कि इंट्रोपी ऑफ पेरेंट यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने पेरेंट की इंट्रोपी कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि जितने भी हम अब इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी एंड विंड का, चार हमने इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है, तो उसमें सेम ही इंट्रोपी यूज होगी पेरेंट की। ओके, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है, दो ही स्टेप्स है इसके अंदर, उसी को बार बार रिपीट करते रहना। जिस तरीके से अभी इन्फॉर्मेशन गेन मैंने अभी आपको बताया ना किस तरीके से निकालनी है, अभी इंट्रोपी को डिस्कस किया, अभी इन्फॉर्मेशन गेन को डिस्कस करता है, फिर उसके बेस पे हमने स्प्लिट करना होता है डाटा को। तो यही दो प्रोसीजर है, दो स्टेप्स है, इन्हीं को बार बार रिपीट करना बस हमने, और कुछ भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक निकालना है, तो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक, तो मैंने क्या करना है कि आउटलुक मैंने लिखा और उसमें से देखना कि अब ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सीन होता है वो ये है कि आउटलुक, आउटलुक अब ये देखें, ये चाइल्ड आ गया हमारे पास, इनपुट वेरिएबल्स आ गए, इनपुट आउटलुक की हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालने किसके रिस्पेक्टिव, विद रिस्पेक्ट टू प्ले। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना था कि आउटलुक के अंदर हमने देखना है सबसे पहले कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही है। एक तो हमारे पास सनी यूज हो रही है, एक हमारे पास ओवरकास्ट यूज हो रही है, और एक हमारे पास रेन यूज हो रही है। ठीक हो गया, अब इंट्रो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक निकालना है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोपी ऑफ प्ले माइनस इंट्रोपी ऑफ आउटलुक। ठीक हो गया, इंट्रोपी ऑफ प्ले तो हमने कंप्यूट कर ली हुई है, इंट्रोपी ऑफ आउटलुक निकालनी है। इंट्रोपी ऑफ आउटलुक किस तरीके से निकलेगी, तो इंट्रोपी ऑफ आउटलुक का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कि इसके अंदर वेट का कॉन्सेप्ट आता है। वो किस तरीके से होता है, अब हमारे पास ये आउटलुक के कॉलम में हमने देखना कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक सनी यूज हो रही है, एक हमारे पास ओवरकास्ट यूज हो रही है, और एक रेन यूज हो रही है, यही बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि तीन हमारे पास यूनिक वैल्यूज है, सनी, ओवरकास्ट, रेन। ठीक हो गया, तो हमने इनके वेट निकाल लेने। वेट किस तरीके से निकलेंगे, तो मैंने ना आसान, आपको आसान करने के लिए आप भी इसी चीज को फॉलो कर लीजिएगा पैटर्न को, ताकि आप लोगों को आसानी हो। आपने आउटलुक लिखा, अब उसके अंदर कौन कौन सी तीन वैल्यूज यूज हो रही थी, एक हो रही थी सनी, एक हो रही थी ओवरकास्ट, और एक हो रही थी रेन। ठीक होगा, अब सनी का वेट निकालना। सनी का वेट किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास इस कॉलम के अंदर कितनी टोटल वैल्यूज हैं, टोटल हमारे पास है 10 वैल्यूज। ठीक हो गया, टोटल हमारे पास है 10 वैल्यूज, उसमें से हमने देखना कि सनी वाली वैल्यूज कौन सी है, एक ये, दो, तीन, चार। तो सनी का वेट हो गया 4/10। तो मैंने क्या किया कि ये सनी है, इसका वेट मैंने WS से डिनोट कर दिया, विच इज इक्वल टू 4/10। इसी तरीके से ओवरकास्ट का निकाल लेते हैं, तो इस कॉलम में हमने देखा कि ओवरकास्ट कितनी बार आ रहा है, एक, दो, दो बार आ रहा है ओवरकास्ट, तो इसका जो वेट है वो हो जाएगा 2/10। इसी तरीके से रेन का जो वेट होगा वो हो जाएगा WR से मैंने डिनोट किया, विच इज इक्वल टू 4/10। ओके हो गया,
तो ये हमारे आगे वेट्स क्यों, वेट्स क्यों कंप्यूट किए, क्योंकि हमारा इंट्रोपी ऑफ आउटलुक का जो फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू एस, यानी कि वेट ऑफ सनी मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ सनी प्लस वेट ऑफ ओवरकास्ट मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट प्लस वेट ऑफ रेन मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ रेन। ये हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज यूज हो रही थी ना, सनी ओवरकास्ट रेन। तो इनका जो वेट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनके इंट्रोपी से, यानी कि इस कॉलम के अंदर हमने फर्दर इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि उसके अंदर जो जो वैल्यूज थी उनकी इंट्रोपी की बेस पे। तो अभी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से कंप्यूट करना, बस आपने ये प्रोसीजर याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि मैंने वेट निकाल लिया, वेट ऑफ सनी भी निकाल लिया, वेट ऑफ ओवरकास्ट भी निकाल लिया, वेट ऑफ रेन भी निकाल लिया, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। ये डिपेंड करता है इसके अंदर वैल्यूज है। अगर फर्स्ट करें इसके अंदर सनी और ओवरकास्ट होता तो हमने दो वैल्यूज का वेट निकालना था, और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है एंट्रोपी ऑफ आउटलुक का डब्ल्यू एस, यानी कि वेट ऑफ सनी मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ सनी प्लस वेट ऑफ ओवरकास्ट मल्टीप्लाई रेन इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट, अगर हम रेन को डिस्कार्ड करें। आगे जाके कॉलम्स आएंगे, जिस तरह टेम्परेचर, ये देखें ह्यूमिडिटी के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज यूज हो रही है, हाई नॉर्मल। विंड के अंदर तीन, विंड के अंदर भी दो हो रही है, टेम्प के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज यूज हो रही हैं। ठीक हो गया, तो ये वेरी करता रहता है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने निकालने हैं वेट, तो हमने निकाल लिया सारों का। ठीक हो गया, तीन वैल्यूज थी, तीनों का वेट निकाल लिया। अब हमने तीनों की इंट्रोपी निकालनी है, इंट्रोपी ऑफ सनी, इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट, इंट्रोपी ऑफ रेन। फिर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और फाइनल इंट्रोपी निकालेंगे आउटलुक की, फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे। अब हमने निकालने हैं इंट्रोपी ऑफ सनी, तो हमने क्या करना है कि ये जो सनी वाली रोज है ना, इनको हमने हाईलाइट कर लेना, एक दो ये वाली है और ये, यानी कि ये चार रोज है, इनको ना मैं इस तरीके से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये चार रोज है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके ना चार रोज है ये सनी वाली। अब हमने जाना है पेरेंट, यानी कि जो हमारा टारगेट कॉलम था जो कि था प्ले, प्ले में जाके देखना कि इनमें नो और यस कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन, यानी कि टोटल चार रोज हैं, चार रोज में से तीन रोज में आ रहा हमारा नो और एक रो के अंदर आ रहा है यस। तो हमारे इंट्रोपी ऑफ सनी किसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोपी ऑफ सनी का, मैंने आपको कहा था कि इंट्रोपी के अंदर जो कितनी वैल्यूज का समेशन हमें कहां से पता लगता है, टारगेट वेरिएबल्स के अंदर, टारगेट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास है दो दो वैल्यूज यूज हो रही है, नो यस, तो हमेशा हमारे पास दो वैल्यूज का सम आएगा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी। तो इंट्रोपी ऑफ सनी में हमारे पास टोटल रोज कितनी थी, चार, चार में से तीन में नो है, एक में यस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अगर हम कहें तो वो हो जाएगी 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगी हमारे पास 1/4। तो हम उसके बेस पे वैल्यूज को कंप्यूट कर लेंगे, तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सनी हो जाएगा 3/4 1/4, क्योंकि यस की प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या था, मैंने अभी आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम यस निकालें विच इज इक्वल टू होगा, क्योंकि एक यस था, चार रोज थी सनी की, चार में से एक यस था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की बात करूं तो वो हमारे पास थी टोटल चार रोज थी और उसमें से तीन में नो था। ठीक हो गया। तो अब हमने इसकी बेस पे इंट्रोपी कैलकुलेट कर लेनी है। क्या होगा, 1/4 log 1/4 टू द बेस 2 प्लस 3/4 log 3/4 टू द बेस 2, सम करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इंट्रोपी ऑफ एस यानी कि सनी हमारे पास आ गया 0.811। अब ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हमने इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट निकाल लेनी है। इंट्रोपी ऑफ ये कलर चेंज कर दें, इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट के लिए मैं ओवरकास्ट वाली रोज को हाईलाइट करता हूं, एक ये है मेरे पास, एक ये है, यानी कि ये वाली रोज है, रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसके रिस्पेक्टिव मैंने देखा कि प्ले वाले कॉलम में आ रहा है एक यस, दूसरा यस, यानी कि दोनों यस आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगी, टोटल मेरे पास टू रोज हैं और टू में से दोनों रोज में हमारे पास यस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगी 2/2। ओके, और नो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल टू रोज हैं और नो हमारा आया ही नहीं, यानी कि 0/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नो की, और विच इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो उसकी बेस पे हमने इंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट विच इज इक्वल टू 2/2 log 2/2 टू द बेस 2 प्लस 0 log 0 टू द बेस 2। तो ये आ जाएगा 1 log 1 टू द बेस 2। तो log 1 जो होता है हमारा 0 के इक्वल टू होता है और log 0 भी हमारा 0 के इक्वल टू होता है। तो ये सारा कुछ कंप्यूट होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट हमारे पास 0 आ गई। अब हमारे पास रह गया तीसरा था हमारे पास वैल्यू रेन। तो रेन वाली रोज को हाईलाइट कर लेते हैं, तो वो वैसे ही अब हमारे पास चार रोज बची हैं। अगर देखा जाए तो ये एक ये वाली रो है, दो, तीन और ये लास्ट वाली। ठीक हो गया। तो रेन में से चार, टोटल चार रोज है। ठीक है, चार में से देखा हमारे पास यस कितने, एक दो तीन यस है और एक नो है। ठीक हो गया, एक नो है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा 3/4
और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगी 1/4। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेना 3/4 log 3/4 टू द बेस 2 प्लस 1/4 log 1/4 टू द बेस 2। दोनों का सम क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, हमारे पास 0.811 आ जाएगा। ठीक हो गया। एक दूसरी तरीका मैं ये भी बता देता हूँ कि बार बार कैलकुलेटर से कंप्यूट करने के बजाय अगर आप ये गौर करें ना, तो ये 3/4 log 3/4 टू द बेस 2 प्लस 1/4 log 1/4 टू द बेस 2 हमने प्रीवियसली कैलकुलेट भी किया। ये देखें, ये कैलकुलेट भी किया। जब आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, आपको पता, आपने देखा ना, थोड़ा सा ना बस आपने पीछे जाके देख लेना कि आप वैल्यू से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बार बार कैलकुलेटर पे पुट करने से ना, उससे आपका जाहिर बात है टाइम भी वेस्ट होगा, और एग्जाम में वैसे ही टाइम लिमिटेड होता है। तो जहां पे टाइम बच सकता था वहां पे आप बचाएं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंट्रोपी ऑफ रेन भी आ गया, हमारे पास वेट्स भी आ गए, सारे इंट्रोपीज भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमारे पास फॉर्मूला था इंट्रोपी ऑफ आउटलुक, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना, तो हमारे पास इंट्रोपी ऑफ आउटलुक कैलकुलेट हो जाएगी। वो है 4/10 मल्टीप्लाई 0.811। ये क्या 4/10 था हमारे पास, यानी कि वेट ऑफ सनी था हमारे पास 4/10, और इंट्रोपी ऑफ सनी हमारे पास 0.811। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे वेट था ओवरकास्ट का 2/10, और इंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट था 0, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0, ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी। और ये जो रेन वाले इसका 4/10 और मल्टीप्लाई इंट्रोपी क्या है 0.811। तो ये देखें कि ये वैल्यू पुट, ये हमारे पास वैल्यू कंप्यूट होकर आ गई इंट्रोपी ऑफ आउटलुक। ये हमारे पास इंट्रोपी ऑफ आउटलुक कंप्यूट होकर आई है, इंफॉर्मेशन गेन नहीं है। अब हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर सकते हैं आउटलुक का। इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक विच इज इक्वल टू होता है इंट्रोपी ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट क्या था, प्ले, इंट्रोपी ऑफ प्ले माइनस इंट्रोपी ऑफ आउटलुक। ठीक होगा। तो इंट्रोपी हम आउटलुक ये कंप्यूट किया, इंट्रोपी ऑफ प्ले हमने सबसे पहले कंप्यूट की थी विच इज इक्वल टू था 0.971। तो हमने वैल्यूज पुट की 0.971 माइनस 0.649। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक जो है वो है 0.322। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक। इसी तरीके से हमने बाकी जितने भी कॉलम्स है, यानी कि ये तो हमने सिर्फ आउटलुक का कंप्यूट किया, इसी तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड का कंप्यूट करेंगे। तो करते हैं ये सारा ना, पहले रेस कर लेते हैं, साफ सुथरा हो जाए काम। ठीक हो गया। मैं आपको सारा कराऊंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट, और ये सारा सोल्यूशन में, क्योंकि हो सकता है कि आपको और जगह भी इसके लेक्चर्स वगैरह मिल जाए, लेकिन मैंने काफ़ियों का देखा है, बल्कि ऑलमोस्ट सबका ही देखा है कि उन्होंने सोल्यूशन पूरा नहीं कराया हुआ। तो मैंने ये सारा आपके, ये देखें तो 15 पेजेस हैं इस पीडीएफ के, ये एक ही क्वेश्चन है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में सारा सोल्यूशन किया, तो ये सारे आपको पीडीएफ जितने भी नोट्स हैं ना मेरे, वो आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा नोट्स के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप असेस कर सकते हैं। ठीक होगा। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो मेरी कोशिश है कि इसको कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब हमने निकालना है इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर। ठीक हो गया, टेम्परेचर। अब वही सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक निकाला था, टेम्परेचर का निकालना है। टेम्परेचर के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो हॉट यूज हो रही है, एक माइल्ड हो रही है, कूल यूज हो रही है। ठीक हो गया। इन तीनों का हमने लिख लिया, इनके वेट निकाल लिया। किधर गया, ये वेट निकाल लिया। हॉट, मैं ना जरा इसको डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, उससे ये हो जाएगा कि बार बार स्क्रॉल करने की बजाय क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये रहा। ठीक होगा। टेम्परेचर के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज थी, हॉट, माइल्ड, कूल। तो हमने क्या करना है, तो ये इस तरीके से आपने तीनों वैल्यूज को लिख लेना। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका वेट निकाल लेना। तो वेट ऑफ हॉट क्या होगा, एक दो तीन, तीन हॉट आ रहे हैं, और टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज है, 10 रोज है ना, तो 3/10 हमारे पास वेट हो जाएगा हॉट का। माइल्ड का क्या होगा, माइल्ड का एक दो तीन, तीन वैल्यूज है हमारे पास माइल्ड की, तो 3/10 वेट हो गया माइल्ड का। और कूल का, यानी कि टोटल 10 रोज है, तो सारी बात है, तीन तीन 6 हो गई, तो 4 बची हैं, तो कूल की क्या हो जाएंगे 4/10। अगर आप कंप्यूट करें यहाँ से जाके, तो 1 2 3 और 4 रोज हैं। ठीक हो गया। तो ये 4/10, ये आपने वेट्स कंप्यूट कर लिया है। ठीक हो गया। तो फार्मूला अगर आप लोगों को अब तो पता हो गया, पता लग गया होगा कि इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर निकालना, तो मेरा फार्मूला होगा इंट्रोपी ऑफ प्ले माइनस इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर। तो इंट्रोपी ऑफ प्ले तो मैंने कंप्यूट किया हुआ है, इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर तो निकालना पड़ेगा। तो इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर का फार्मूला क्या होगा, जितनी उसके अंदर वैल्यूज है, यानी कि हॉट थी, माइल्ड था, कूल था, तीन वैल्यूज आ रही है, तो जारी बात क्या है, इनका वेट निकाल लिया और इनकी इंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा फार्मूला हमारे पास, डब्ल्यू एच इंट्रोपी ऑफ एच, यानी कि वेट ऑफ हॉट मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ हॉट प्लस वेट ऑफ माइल्ड मल्टीप्लाई इंट्रोपी ऑफ माइल्ड प्लस
वेट ऑफ कूल मल्टीप्लाई एंट्रोपी ऑफ कूल, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला है। तो डब्ल्यू वेट्स हमने सारे निकाल लिए, अब इनकी एंट्रोपी निकालनी है। वो किस तरीके से निकालना है? जिस तरीके से हमने एंट्रोपी ऑफ आउटलुक के अंदर हमने सनी, ओवरकास्ट और रेन की निकाली थी, उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये वाला मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इंट्रोपी ऑफ हॉट, इंट्रोपी ऑफ हॉट किस तरीके से निकलेगी? हमने क्या करना है कि हॉट वाली रोज को हाईलाइट कर लेना, एक दो तीन, तीन रोज थी तो ये तीनों हॉट वाली है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा था जिसको हम देख रहे हैं हॉट है, और ये हमारा टारगेट कॉलम है। तो इंट्रोपी ऑफ हॉट किस तरीके से निकलेगा? हॉट वाली रोज को हमने हाईलाइट कर लिया, उसके रिस्पेक्टिव हमने टारगेट कॉलम में जाके देखना कि कितनी टोटल तीन रोज है, तीन में से कितने में नौ आ रहा है और कितने में यस आ रहा है। तो देखा जाए तो एक दो दो, तीन में से दो रो ऐसी है जिनमें नौ आ रहा है, एक रो ऐसी है जिसमें यस आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या हो जाएगा? 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। जाहिर बात है, मैंने आपको बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती करते हैं। इंट्रोपी के अंदर समेशन का जो मैंने बताया ना, समेशन के अंदर कितनी वैल्यूज आनी है वो आपके हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट इस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में आपने देखा कि टारगेट कॉलम ये है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू यूज हो रही है? नो यस यूज हो रही है, यानी कि दो वैल्यूज यूज हो रही है तो दो आएंगे। अगर तीन वैल्यूज यूज हो रही है तो तीन आते, तीन समीशन हमेशा, और वो तीन आएंगे तो पूरे क्वेश्चन के अंदर तीन ही रहेंगे। ये नहीं कि एक का इन्फॉर्मेशन एक जगह इंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे दो आ रहा है, दो का सम कर रहे हैं, और तीसरे में दूसरी जगह आप तीन का सम कर रहे हैं, तो नहीं, वो एक ही रहेगा, दो दो का सम। वो अलग बात है कि एक वैल्यू कोई जीरो आ रही हो, ठीक होगा। तो इसके क्या हो जाएगा? इंट्रोपी ऑफ हॉट हमारे पास आ जाएगा 2/3 लॉग 2/3 टू द बेस 2 प्लस 1/3 लॉग 1/3 टू द बेस 2। समेशन करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इंट्रोपी ऑफ हॉट ये कैलकुलेट आ गया। उसके बाद हम माइल्ड को देखेंगे, तो माइल्ड वाली रोज कौन सी है हमारे पास? माइल्ड वाली रो है एक ये, एक ये, और ये एक ये। हमने माइल्ड वाली रोज को हाईलाइट कर लिया, तीन रोज थी, तीन में से देखा कितने में यस आ रहा है? एक दो, यानी कि दो रो ऐसी है जिसके अंदर यस आ रहा है, एक रो ऐसी है जिसके अंदर नो आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या आ जाएगा? 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा 1/3। तो क्या होगा फॉर्मूला? 2/3 लॉग 2/3 टू द बेस 2 प्लस 1/3 लॉग 1/3 टू द बेस 2, और होल का साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास 0.918 आ गया आंसर, ठीक हो गया। अगर आप देखें तो ये सेम वही वैल्यूज हैं जो हमने प्रीवियसली कंप्यूट किए हैं, तो बार बार कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं, ये बार बार रिपीट हो रही होती है। इसमें अपना टाइम ना जाया कर लेना, आपको पता ही होगा, जारी बात, अभी आप ये होता ना माइंड के अंदर कि ये वैल्यू मैंने अभी कंप्यूट की है, तो वहां से जाके आप देख लें बार बार कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की बजाय। अब इंट्रोपी ऑफ कूल देखना है, तो इंट्रोपी ऑफ कूल की मैं बात करूं तो आपने कूल वाली रोज का हाईलाइट कर लेना है, एक ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी ये है, यानी कि टोटल चार रोज है। चार रोज में से कितने में यस आ रहा है? एक दो तीन में यस आ रहा है, और एक में नो आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो फॉर्मूला क्या होगा इंट्रोपी कैलकुलेट करने का? इंट्रोपी ऑफ कूल 3/4 लॉग 3/4 टू द बेस 2 प्लस 1/4 लॉग 1/4 टू द बेस 2, होल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो ये हमारे पास इंट्रोपी ऑफ कूल भी कंप्यूट होकर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर होल निकालना, विच इज इक्वल टू, हाँ हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो इंट्रोपी आ जाएगी कैलकुलेट होकर वो आ जाएगी 0.875, ठीक हो गया, टेम्परेचर की। अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेना ऑफ टेम्परेचर का, विच इज इक्वल टू होगा इंट्रोपी ऑफ प्ले, जो कि हमने सबसे पहले कंप्यूट की थी, जो कि थी 0.971, और इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर जो अभी हमने कंप्यूट किया 0.875, वैल्यूज पुट की, हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर आ गया 0.095, ठीक हो गया। तो ये भी हमने कंप्यूट कर लिया। अब हमारे पास आउटलुक का भी कंप्यूट हो गया, टेम्परेचर का भी कंप्यूट हो गया। हमारे पास दो, ओहो, हमारे क्या हो गया इसको, रेजर क्यों नहीं आ रही? अब हमारे पास दो कॉलम रह गए, ह्यूमिडिटी एंड वी विंड। अब हमने इनकी भी इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है, तो ये मैं आपको मतलब कि नहीं करा रहा, वैसे मैंने सोल्यूशन में सब कुछ किया हुआ है, बार बार मतलब कि कराता रहूंगा तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने आपको दो कॉलम्स का निकालने का बता दिया किस तरीके से निकालना है। तो बाकी ये जो दो कॉलम्स रह गए, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये आप लोगों ने खुद निकालने इनका इंफॉर्मेशन गेन, और आपने आंसर को वेरीफाई कर लेना मेरे सोल्यूशन में। इसमें मैंने सारी चीजें की हुई हैं, ये नहीं कि मैंने कोई चीज स्किप की है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने की हुई है। तो आपको यहाँ से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं
कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं, ठीक हो गया। वरना ये बार बार जो ये वही स्टेप्स हैं जो अभी मैंने ऊपर रिपीट किया है, मैंने इसलिए दो कॉलम्स के आपको करके दिखा दिए। तो अब ये जब आप इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे और इंफॉर्मेशन गेन ऑफ विंड भी निकाल लेंगे, तो आपके पास जो हमारे पास टेबल बन जाएगा ना, वो ये बन जाएगा। और ये क्या है, एट्रीब्यूट के नाम लिखे मैंने और इन्फॉर्मेशन गेन लिखा। आउटलुक का जो इन्फॉर्मेशन गेन आया था वो आया 0.322, टेम्परेचर का आया 0.095, ह्यूमिडिटी का आया 0.125 एंड विंड का आया 0.092, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें से वो वाला एट्रीब्यूट जिसके सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन है उसको हमने पिक कर लेना है। तो इन चारों में से कौन सा है, आउटलुक ऐसा है जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है। इसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये सिलेक्ट हो गया एज अ रूट नोड, क्योंकि अभी हमने ट्री स्टार्ट करना है। तो ट्री स्टार्ट करना है तो ट्री में से सबसे पहले जो आएगी वो रूट नोड आएगी, तो ये आपने साथ साथ बनाते रहना है। तो आउटलुक आ गया, रूट नोट आ गई हमारे पास आउटलुक, ठीक हो गया। आउटलुक आ गई, रूट नोट, तो फिर आपने क्या करना है कि आउटलुक के कॉलम में जाना है। हमारे पास ये डाटा सेट था ना, आउटलुक के कॉलम में गए। आउटलुक के कॉलम में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, सनी थी, ओवरकास्ट था और रेन था, तीन वैल्यूज थी। तो इसके आगे फर्दर कितनी ब्रांचेस बन जाएंगी, तीन ब्रांचेस बन जाएंगी, सनी, ओवरकास्ट और रेन, ठीक हो गया। इसके तीन मतलब के चाइल्ड बन गए आउटलुक के। किस तरीके से बने, मैं आपका दोबारा रिपीट कर देना। इन्फॉर्मेशन गेन हमने कंप्यूट कर लिया। इन्फॉर्मेशन गेन सारे एट्रीब्यूट्स का कंप्यूट करने के बाद हमने देखा कि किस एट्रीब्यूट का इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा था, वो हमारा रूट नोट बन गया, क्योंकि डिसीजन ट्री अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये रूट नोट बन गया हमारा। अब इसके जो चाइल्ड बनेगा वो किस तरीके से पता चलेगा, आपके पास जो करंट डाटा सेट है वो है ये वाला। तो आपने देखा आउटलुक हमारा पेरेंट नोट है, तो उसके अंदर देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही है, एक हो रही है सनी, ओवरकास्ट और रेन, तो यानी कि तीन वैल्यूज यूज हो रही है, तो तीन ब्रांचेस बन गए, तीन चाइल्ड बन गए, सनी, ओवरकास्ट और रेन। फिर आपने देखा कि सनी की रोज कितनी है, एक, दो, तीन, चार, चार रोज है, चारों का हाईलाइट कर लिया और उसमें जाकर देखना कि आपके पास जो टारगेट वेरिएबल था उसमें कौन सी वैल्यूज आ रही है। सनी के अंदर आ रहे हैं दो, नौ, तीन नौ आ रहे हैं और एक यस आ रहा है, यानी कि ये जो रोज है ना इसमें नौ और यस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि चार रोज है, ठीक हो गया। तो क्योंकि अगर फर्ज करेंगे ये चारों के चारों नो होते या चारों के चारों यस होते, तो हम लिख देते कि भजन सनी से आगे हम जो प्रिडिक्शन है यानी कि जो डिसीजन हमारा होगा वो नो होगा, क्योंकि चारों के चारों नो है तो जारी बात आंसर में नो आएगा। अगर चारों के चारों यस है तो जारी बात है यस होगा। अभी इसमें क्या आ रहा है कि चार रोज है सनी की, तीन में नो आ रहा है, एक में यस आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाईजान तीन के नो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इसलिए हम नो कह देते हैं, नहीं। तो ये अब आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके डाटा स्प्लिट होगा, ठीक होगा। वो किस तरीके से होगा अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले हम ओवरकास्ट को देख लेते हैं। ओवरकास्ट वाली रो थी हमारे पास दो, एक ये थी और एक ये थी। तो ओवरकास्ट के हमने दो रोज थी, दोनों में से हमने टारगेट कॉलम में जाके देखा तो दोनों के रिस्पेक्टिव क्या आंसर आ रहा था, यस, यस। तो यानी कि ठीक है, इसके अंदर तो नो आ ही नहीं रहा, यानी कि अगर ओवरकास्ट हमारा होता है, आउटलुक जो है हमारा ओवरकास्ट होता है, तो ओवरकास्ट में हम खेलेंगे ही खेलेंगे, इसके अंदर नो का चांस ही नहीं है, क्योंकि देखें दोनों रो के अंदर यस आ रहा है, नो का तो वर्ड ही नहीं आया, तो सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है यस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ओवरकास्ट से आगे एक नोड निकलेगी जो कि हमारे पास यस होगा, क्योंकि हमारी जो लीफ नोड होगी वो नो और यस की फॉर्म में होगी। वो हमें किस तरीके से पता लगा, ये जो टारगेट कॉलम है ना ये हमें बताएगा कि लीफ नोड हम उस टाइम जब हमारे पास नो या यस वाली वैल्यूज आ जाएंगे ना तो हम कह देंगे कि हम लीफ नोड पे पहुंच गए, इससे आगे एक्सपैंड नहीं होगा, ठीक होगा। वो वाली ब्रांच इससे आगे एक्सपैंड नहीं होगी, ठीक होगा। तो हमारे पास यस है तो हमने यस लिख दिया, ठीक हो गया। अब सनी के अंदर मैंने क्या कहा था कि चार रो से चार में से तीन में यस था और एक में नो था, तो यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो ये किस बेस पे होगा ये भी हम देखना, जारी बात है, हो सकता है कि सनी के बाद एक और चाइल्ड आ जाए उसके आगे, यानी कि सनी के बाद हो सकता है कि कोई टेम्परेचर आ जाए, फिर उसके बाद यानी कि सनी अगर है तो उसके अंदर हॉट है, तो फिर उसके बेस पे हमने डिसीजन करना क्या होगा। अगर सनी है, माइल्ड है, या सनी है, कूल है, तो उसके अंदर हमने क्या करना होगा। तो हो सकता है इस तरीके से कोई चीज आ जाए। तो वो उससे पहले हम रेन का देख लेते हैं। रेन के वाली रोज थी हमारे पास, एक ये थी, ये थी, ये थी एंड ये थी। तो इसमें देखा जाए इसमें तीन यस आ रहे हैं और एक नो आ रहा है, तो इसके अंदर भी यस नो का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर हमारे पास चारों रोज यस होती तो हम कह देते कि रेन से आगे हम लाइन लगा देते और कह देते यस। अगर नो होती चारों तो हम कह देते नो, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी। अब तो हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक नो है, तीन यस है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, डाटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके हो गया।
यहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट यूज होता है डाटा स्प्लिट का। अब हमारे पास ओवरकास्ट वाला तो सीन खत्म हो गया ना, यानी कि ये साला मैं पहले रेज कर लेता हूँ। आपका ओवरकास्ट की प्रिडिक्शन तो पूरी होगी कि अगर ओवरकास्ट आपका आता है तो उसमें तो हम खेलेंगे ही खेलेंगे, यस उसका आंसर होगा। ठीक हो गया, तो ये दो रो आपने निकाल देनी है। अब हमारे पास बची डाटा सेट बचा सनी और रेन का, और हमने इन्हीं दो का प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि हमारा टेबल जो हमारा डिसीजन ट्री है ना वो हमारा यहाँ तक तो बन गया। इसमें ओवरकास्ट वाले ये तो हमारा लीफ नोड तक पहुंच गया, तो ये तो हमारी जो ब्रांच है ये तो होगी कंप्लीट। अब हमारी दो ब्रांचेस इनकम्प्लीट है, एक है सनी और एक है रेन, क्योंकि अभी तक हम लीफ नोड पे नहीं पहुंचे इनसे। अब आपने क्या करना है कि आपने सनी और रेन की बेस पे डाटा को स्प्लिट कर लेना है। हमारे पास ये डाटा था ना, अब इसमें सनी और रेन की बेस पे आपने डाटा को स्प्लिट कर लेना, यानी कि आपकी दो सबसेट बन जाएंगे, एक के अंदर सनी वाली सारी रोज होंगी और एक के अंदर रेन वाली रोज होंगी। ठीक हो गया, तो हमने वही किया। नाउ वी स्प्लिट द एंटायर डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सनी एंड रेन। अगर फर्स्ट करें कि हमारा ओवरकास्ट का भी आंसर ना आता, इसके अंदर भी यस नो का कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो हम तीन टेबल बनाते, तीन सबसेट बनते। एक सनी वाली रोज का होता है, एक ओवरकास्ट वाली रोज का होता है, और एक टेबल होता है हमारे पास रेन वाली रोज का। अभी हमारा ओवरकास्ट वाली जो ब्रांच है ये तो कंप्लीट हो गई क्योंकि लीफ नोड पे पहुंच गया। तो हमारे पास सनी और रेन वाली दो ब्रांचेस रहती हैं, ये अभी लीफ नोड तक नहीं पहुंची। तो हमने क्या करना है, डाटा को इन दो मतलब के कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देना है। एक टेबल बनेगा सनी का जिसके अंदर सनी वाली रोज होंगे, एक टेबल बनेगा रेन का जिसके अंदर रेन वाली सारी रोज होंगी। तो हमने वही किया, डाटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ सनी, हमने सनी वाली रोज को अलग करके एक टेबल बना दिया और एक रेन वाली रोज को इकट्ठा करके टेबल बना दिया, ये ओरिजिनल टेबल को ही। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने हमारे पास इन दोनों डाटा सेट को अलग अलग लेके चलना है। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये डाटा सेट है सनी का। अब हमने क्या करना है, इस डाटा सेट के दोबारा इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है, वही प्रोसीजर रिपीट करना है जिस तरीके से हमने ऊपर जो पहले इसी लेक्चर के अंदर स्टार्ट में हम करते हुए आ रहे थे इंफॉर्मेशन गेन निकालने का। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ डाटा सेट ये वाला यूज होगा। ठीक हो गया, ये वाला यूज नहीं करना, ओरिजिनल वाला डाटा सेट नहीं यूज करना। अब हमारा डाटा स्प्लिट हो गया, तो अब हमने ये वाला डाटा सेट यूज करना है, ना कि ओरिजिनल वाला करना है। ये ओरिजिनल से ही सबसेट बना हुआ है, क्योंकि अब हम सनी वाले डाटा सेट पे वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम रेन वाले डाटा सेट पे भी वर्किंग करेंगे। तो मैं सनी वाली की वर्किंग बता देता हूँ, रेन वाली आप खुद करेंगे। मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि मैं सनी वाला डाटा सेट लेता हूँ और इसके बेस पे मैंने सारे कॉलम्स के ना इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटलुक का कॉलम होगा जिसके अंदर सनी 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 लिखा होगा। तो हमारा तो ये देखेंगे आउटलुक वाला तो हमने हमारा कहाँ पे था वो डिसीजन ट्री, ये था। आउटलुक तो हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ रूट नोड, तो हम आउटलुक वाला कॉलम उड़ा देंगे, उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये देखें, ये जो कॉलम था सनी वाला जो था ये सारा आउटलुक वाला ये मैंने उड़ा दिया। ये जो बाकी बचा ना टेबल, इसको मैंने एज एन नोट डाउन कर लिया सेम टू सेम। ये रहा, ये जो छोटा सा ऐसे लिखा ये मैंने बस अपनी प्रेजेंट करने के लिए लिखा है कि ये सनी वाले डाटा सेट की बात करें, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैंने जो वेट निकाला वो इसी तरीके से निकाला, WH ये ना हो के बच्चे पीछे से जाके उठा के ला रहे, नहीं इसी को कर रहे होते। इस वजह से मैंने निशाने के लिए लगाया, तो आप लोग भी कर सकते हैं वरना कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो हमारे पास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड एंड प्ले है। प्ले हमारा टारगेट कॉलम था और हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालनी है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, विंड की। आउटलुक की निकालनी है क्योंकि वो जारी बात है, आउटलुक तो हमारा रूट नोट सेलेक्ट हो गया, तो वो वाला हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा कॉलम। ओके, तो अब क्या था कि इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से निकालते थे, वही सबसे पहले क्या कहते थे कि हम पेरेंट इंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रोपी ऑफ चाइल्ड होता था। तो इंट्रोपी ऑफ पेरेंट निकालेंगे तो पेरेंट कॉलम हमारे पास है प्ले वाला, तो इसकी हम इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। तो हमारे पास डाटा सेट क्या होगा, इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग आपने कंप्यूट करनी है, ना कि ओरिजिनल डाटा सेट में। ओरिजिनल में तो 10 था ना, वो तो काम खत्म हो गया, अब हमने उसके सबसेट बना लिए। तो हमारे पास डाटा है, ये 4 रोज है, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज हैं। उसमें से हमारे पास नो वाली कितनी वैल्यूज है, 3 है, और यस वाली 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक हो गया, तो एंट्रोपी ऑफ प्ले हो जाएगा 1/4 log 1/4 टू द बेस 2 प्लस 3/4 log 3/4 टू द बेस 2 होल का माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो एंट्रोपी ऑफ प्ले हमारे पास कंप्यूटर का आ गया 0.811। ठीक हो गया, तो अब हमने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू प्ले। तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का हमारे पास हमने देखना होता है कि कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रहे हैं। एक हो रही है हॉट, दूसरी हो रही है माइल्ड, तीसरी हो रही है कूल। तो
टेम्परेचर हमारा डिवाइड हो जाएगा हॉट, माइल्ड और कूल, तीनों का वेट निकाल लेना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर का, एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला होगा इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्ले, जो अभी हमने कंप्यूट किया, माइनस एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर। तो एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर तो अभी निकाली नहीं है, तो वो निकालनी पड़ेगी इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा डब्ल्यू एच यानी कि हॉट वैल्यू से वेट ऑफ हॉट मल्टीप्लाई एंट्रोपी ऑफ हॉट प्लस वेट ऑफ माइल्ड मल्टीप्लाई एंट्रोपी ऑफ माइल्ड प्लस वेट ऑफ कॉलम, सॉरी कूल मल्टीप्लाई एंट्रोपी ऑफ कूल। वही फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि यही दो स्टेप है, इन्हीं को बार बार रिपीट करना है कि इन्फॉर्मेशन गेन निकालना और डाटा को स्प्लिट करना। ठीक हो गया, तो ये हमने प्रीवियसली किया हुआ था, वही सारा फॉर्मूला है, मैं ये आपको करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो वेट्स हमने निकाल लिए किस तरीके से, हॉट हमने देखा कि टोटल चार रोज में से दो में हॉट आ रहा है, तो 2/4 हमारा वेट हो जाएगा हॉट का, माइल्ड का हो जाएगा 1/4 और कूल का भी हो जाएगा 1/4। ठीक होगा, तो ये हमने वेट निकाल लिया। अब हमने इंट्रोपी ऑफ हॉट निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, हमने हॉट वाली रोज को हाईलाइट कर लेना है और उसके रिस्पेक्टिव देखना है कि टारगेट कॉलम में कौन कौन सी वाली, ये दो रोज थी तो दोनों में आ रहा है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हो जाएगा 2/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 0/2, तो विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा इंट्रोपी ऑफ हॉट का। इंट्रोपी ऑफ अगर मैं माइल्ड का कहूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास ये वाली रो है, इसमें आ रहा है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हो जाएगी 1/1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा सॉरी 0/1, तो 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि log 0 इज इक्वल टू 0 होता है, log 1 भी 0 होता है टू द बेस 2। ठीक हो गया, ये याद रखना, टू बेस 2 होनी चाहिए हमेशा, ये ना हो कि आप 10 log के साथ कर रहे हो तो फिर आंसर के अंदर फर्क पड़ता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, रील शॉर्ट बनाई थी, आप चैनल में जाके देख सकते हैं कि भाईजान हम लॉग की बेस किस तरीके से, मतलब कि किसी भी बेस में हम जा सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं उसका ना लिंक भी पेश कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वाली शॉर्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैलकुलेटर के अंदर हमने कौन से लॉग यूज करना है, उसमें बेस किस तरीके से आएगी। अगर आप लोगों को पता तो गुड है भाई। ठीक हो गया, इसी तरीके से इंट्रोपी ऑफ कूल निकालेंगे। इंट्रोपी ऑफ कूल क्या होगा कि उसके रो को हाईलाइट कर लिया कूल वाली और उसमें आ रहा था यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 1/1 एंड नो तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा 0/1, तो इसका भी आंसर आ जाएगा इंट्रोपी का 0। तो हमने इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सारी इंट्रोपी 0 है, तो हमारे पास फाइनल आंसर भी इसका आ जाएगा इंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर 0। तो इन्फॉर्मेशन गेन टेम्परेचर हो जाएगा इंट्रोपी ऑफ प्ले, जो अभी हमने कंप्यूट किया है, जो पहले से कंप्यूट नहीं की थी, जो स्टार्ट में नहीं की थी, वो वाली नहीं यूज करनी, ये वाली यूज करनी, क्योंकि हम इस डाटा सेट के पे काम कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कंप्यूट जो किया वो है 0.811 माइनस 0, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन टेम्परेचर का आ गया 0.811। इसी तरीके से अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी निकाल लेना है और विंड निकाल लेना है इस डाटा सेट को यूज करते हुए। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल इन्फॉर्मेशन गेन आएगा तीनों टेम्परेचर का, ये जो हमने डाटा सेट अभी सनी का निकाला हुआ था उसकी बेस पे, तो हमारे पास ये आ रहा है 0.811 0.811 एंड विंड का आ रहा है 0.122। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या करना था, हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन वाला जो एट्रीब्यूट है उसको पकड़ लेना होता था। अब देखा जाए तो 0.811 एंड 0.811 दो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, दोनों में टाया आ गया। अब हमारी मर्जी है कि हम दोनों में से जो मर्जी पकड़ लें, चाहे ह्यूमिडिटी पकड़ लें चाहे टेम्परेचर। नहीं, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि जब आपके पास टाई आ जाए ना, तो टाई आ जाए तो आपने फिर उसको ब्रेक किस तरीके से करना है। ओके, अब ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि आपके टेम्परेचर वाले कॉलम में और ह्यूमिडिटी वाले कॉलम में टाई आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों कॉलम में जाके देखना है इनके डाटा सेट में कि इनके अंदर वैल्यूज कौन सी यूज हो रही हैं। वैल्यूज मतलब कि टेम्परेचर ऑफ एस यानी कि सनी वाले डाटा सेट यूज कर रहे हैं ना, तो इस डाटा सेट के अंदर आपने जाके देखना है, इस डाटा सेट में जो हम डाटा सेट यूज कर रहे हैं, ना कि आप ओरिजिनल डाटा सेट में जाके देख रहे हो। तो इसमें आपने टेम्परेचर वाला कॉलम और ह्यूमिडिटी वाला इन दोनों में टाई आना है, तो इसमें जाके देखना कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही है। टेम्परेचर के अंदर वैल्यू यूज हो रही है हॉट माइल्ड कूल, यानी कि टेम्परेचर में वैल्यू यूज हो रही है 3, और ह्यूमिडिटी के अंदर वैल्यूज यूज हो रही है हाई और नॉर्मल, यानी कि ह्यूमिडिटी के अंदर हो रही है 2 वैल्यूज यूज, टेम्परेचर में यूज हो रही है 3, ह्यूमिडिटी के अंदर यूज हो रही है 2। तो हम क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यूज कम होंगी ना उसको हमने सिलेक्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये दरअसल होता है कि हमने ये वाला अगर हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट्स इस बेस पे बनते हैं, वैल्यूज की बेस पे। अगर मैं टेम्परेचर को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास तीन बनेंगे आगे चाइल्ड, टेम्परेचर को सिलेक्ट करने के बाद आगे फर्दर 3 चाइल्ड बनेंगे। अगर मैं ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 2 चाइल्ड बनेंगे। तो मेरे पास जो है ना, मुझे कंप्लेक्सिटी कम से कम करनी है। तो अगर मैं 3 चाइल्ड बनाऊंगा तो जाहिर बात है कंप्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू, अगर मेरे पास 2 चाइल्ड बन रहे हैं उससे काम चल रहा है तो मैं 3 चाइल्ड क्यों बनाऊं।
तो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम करना होता था, तो हमने ये वैल्यूज को कंप्यूट करना होता था। ह्यूमिडिटी के अंदर दो वैल्यूज यूज हो रही है, हाई और नॉर्मल, और टेम्परेचर के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज यूज हो रही है, हॉट, माइल्ड और कूल। तो मैं ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करूंगा, टेम्परेचर को ड्रॉप कर दूंगा। तो अब मेरा जो सिलेक्ट हुआ वो कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट हुआ, ह्यूमिडिटी सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ये वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो अब मेरा यहाँ तक टेबल मेरा यहाँ तक बना हुआ था डिसीजन ट्री। आउटलुक, आउटलुक के आगे फर्दर तीन चाइल्ड थे, सनी, ओवरकास्ट, रेन। और सनी ओवरकास्ट जो था ना, ये मेरा कंप्लीट हो चुका था, लीफ नोट तक पहुंच गया था, जिसका था आंसर यस। तो मैं अभी सनी वाले डाटा सेट पे काम कर रहा था। तो सनी से आगे जो मेरी नोट बनेगी ना, वो कौन सी बनी है, ह्यूमिडिटी की। तो वो मैंने ह्यूमिडिटी सनी के आगे नोड निकाल दी। अब ह्यूमिडिटी के आगे फर्दर जो चाइल्ड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, मैंने आपको कहा था कि उस डाटा सेट में जो हम वर्क कर रहे थे, ह्यूमिडिटी सिलेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू यूज हो रही थी, हाई और नॉर्मल। तो हमने हाई और नॉर्मल यानी कि दो इसके आगे फर्दर चाइल्ड बनेंगे, हाई और नॉर्मल। तो हमने हाई एक चाइल्ड बना दिया और एक नॉर्मल बना दिया। तो ये हमारी लीफ नोड नहीं है। अब हमने देखना कि हाई वाली जो रोज है उनमें जाके देखना कि हमारे पास प्ले यानी कि टारगेट कॉलम में क्या वैल्यूज आ रही है। एक ये हाई थी, एक ये हाई थी, ये हाई थी। तो आप तीन रोज आई थी, तो तीनों में देखें हमारे पास नो वैल्यूज आ रही है, नो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी हाई है तो हमने नहीं खेलना। तो हमारे पास अगर यहाँ पे यस होता, नो यस का कॉम्बिनेशन होता, तो हम फिर डाटा को सेपरेट कर देते उसी तरीके से जिस तरह हमने अभी से प्रीवियस स्टेप में किया था कि भाईजान सनी के अंदर हमारे पास तीन नो वाली रो थी, या आई थिंक तीन यस वाली थी, जो भी था एक यस, मतलब कि यस नो का कॉम्बिनेशन आया, तो हमने डाटा को सेपरेट कर दिया था। अब इसमें देखा जाए तो तीन रोज थी हमारे पास हाई वाली, और तीनों के अंदर नो आ रहा, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से नो का। तो यानी कि इंट्रोपी अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी के अंदर अगर इंट्रोपी हाई है मेरे पास, तो हाई का मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नो, और नो और यस मेरे हमेशा लीफ नोड होती है। ठीक हो गया, तो नो आ गया, तो ये तो लीफ नोड तक पहुंच गया, यानी कि ये वाली ब्रांच भी मेरी पूरी हो गई। ये नॉर्मल था, इसका मैंने देखा कि नॉर्मल वाली रो के अंदर क्या था, नॉर्मल वाली रो में देखा तो मेरे पास यस आ रहा था आंसर, एक ही रो थी, यस आ रहा था। तो मेरे पास यानी कि नॉर्मल से आगे जो लीफ नोड निकलेगी वो मेरी होगी यस। तो ये यस हो गया। तो ये देखें कि ये वाली मेरी ब्रांच भी सारी कंप्लीट होगी, ये वाली भी कंप्लीट हो गया। अब मेरी ब्रांच रह गई रेन वाली। अब मैंने क्या करना है, रेन वाले डाटा सेट को पकड़ना है, जो कि था ये जो मैंने अभी स्प्लिट नहीं किया था, जहां पे सनी और रेन वाला डाटा सेट स्प्लिट किया था। अब ये वाला, तो ये वाले रेन वाले डाटा सेट को पकड़ना है, इसी तरीके से इसकी वर्किंग करनी जिस तरीके से अभी मैंने सनी पे की थी, सनी वाले डाटा सेट पे। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग दिखाई भी, ये शो किया हुआ सारा कुछ। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट यूजिंग रेनी डाटा सेट। रेनी डाटा सेट है, इसमें से मैंने आउटलुक वाला कॉलम हटा दिया। क्यों हटाया था, क्योंकि जो हमारा रूट नोट है ना, उसके अंदर आउटलुक हो गया। आउटलुक के बाद आगे हम रेनी डाटा सेट में जा रहे हैं, तो रेन वाली रोज को हमने पकड़ लिया है, तो वो वाला कॉलम हमने आउटलुक वाला हटा दिया। तो ये सारी रेन वाली रोज है। इसके रिस्पेक्टिव क्या करना है कि हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है सारे एट्रीब्यूट्स का। तो सबसे पहले क्या होगा कि इंट्रोपी ऑफ हमने टारगेट कॉलम निकालने हैं, तो हमने इंट्रोपी ऑफ टारगेट कॉलम निकाली। उसी तरीके से फिर हमने इसके रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन गेन टेम्परेचर का निकाला, ह्यूमिडिटी का एंड विंड का निकाला। इसी तरीके ये देखें इन्फॉर्मेशन गेन और टेम्परेचर का निकाला। ये जो आर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेनिंग डाटा सेट का मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, और जो सनी डाटा सेट था वहां पे मैंने एस से डिनोट किया हुआ था। ठीक हो गया। तो ये अब हमारा ये डाटा सेट है, इसके अकॉर्डिंग हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया। इस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर का निकाला, ह्यूमिडिटी का एंड विंड का निकाला। ये सारी मैंने वर्किंग की हुई है, घबराना नहीं है आप लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग खुद एक बार करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसकी वर्किंग कर लेते हैं, आपको सनी का क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से निकला है, और ऊपर भी क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक हो गया। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा और यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर। सारा कुछ मैंने सोल्यूशन डिटेल में किया हुआ। ठीक हो गया, जो अभी मैं समझा रहा था। ओके। तो हमारे पास जो फाइनल इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट होकर आ जाएगा रेनी डाटा सेट की बेस पे, वो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर आर, यहाँ पे लिखने चाहिए ह्यूमिडिटी आर एंड विंड आर। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर का आ रहा है 0.311 एंड ह्यूमिडिटी का आ रहा है 0.122 एंड विंड का आ रहा है 0.811। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन किसका है, हमारे पास विंड का आ रहा है इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना, यानी कि रेन से आगे जो हमारे पास ब्रांच आएगी उसका जो चाइल्ड आएगा वो आएगा विंड। तो हमारे पास डिसीजन ट्री जो है ना, वो ये तो हमने सारा बना लिया हुआ था। ये वाली ब्रांच भी बन गई थी, ये वाली बन गई थी। रेन थी, तो रेन रेन से आगे हमारे पास कौन सा आएगा, विंड आएगा। तो हमने विंड निकल लिया, और विंड के आगे हमने क्या करना है, डाटा सेट में जाना है। ये जो अभी हम करंटली रेन वाला डाटा सेट यूज कर रहे थे, इसमें हमने विंड वाले कॉलम में जाना है। ये रहा। इसमें कौन कौन सी वैल्यू थी, एक थी वीक और एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि दो वैल्यूज यूज हो रही थी। तो इसके आगे फर्दर दो ब्रांचेस बन जाएंगे, दो चाइल्ड बन जाएंगे, एक होगा वीक और एक होगा स्ट्रॉन्ग। तो हमने वही किया।
एक वीक लीफ नोड बन गई चाइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग बन गया। अब इनके आगे फर्दर हमने देखना है कि भजन वीक वाली जो रोज है उसमें कौन कौन सी वैल्यू है। तो वीक वाली रो थी एक दो तीन, तो उसमें देखा जाए तो तीनों के अंदर यस आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वीक से आगे जो नोड बनेगी जो कि हमारी लीफ नोड होगी वो होगी यस की, क्योंकि नो वाला तो कोई सीन ही नहीं है। अगर नो और यस का कॉम्बिनेशन होता तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते, ठीक हो गया। तो हमारे पास लीफ नोड आ गई यस। और स्ट्रॉन्ग वाली रो में जाके देखा तो हमारे पास जो आई है स्ट्रॉन्ग वाली रो उसके अंदर आ रहे थे नो। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग से जो आगे नोड निकलेगी जो कि हमारी लीफ नोड होगी वो है नो, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल लुक है डिसीजन ट्री की, ठीक हो गया। आउटलुक है, अगर हमारे पास आउटलुक आ रहा है, सबसे पहले रूल नोट है आउटलुक है, उसमें सनी है। सनी से अगर ह्यूमिडिटी है और अगर वो हाई है तो हम कह देंगे कि भाई हमने नहीं खेलना। अगर आउटलुक है उसमें वो कहता है कि भैजन अगर वेदर सनी है, सनी के अंदर ह्यूमिडिटी हमारी नॉर्मल है, तो हम कह देंगे भैजन हमने खेलना ही खेलना है। इस तरीके से मतलब डिसीजन हो रहा है। अगर हमारे पास वेदर ओवरकास्ट है तो हमने खेलना ही खेलना है, चाहे जो मर्जी हो, ठीक हो गया। अगर हमारे पास रेनी वेदर है तो हमने क्या करना है, हमने विंड को देखना है। विंड को हमने देखा कि अगर वीक है तो हम खेलेंगे खेलेंगे, अगर विंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो हम कह देंगे कि हमने नहीं खेलना, ठीक हो गया। तो ये डिसीजन ट्री इस तरीके से बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगी होंगी सारी चीजें। मैंने कोशिश की है कि सारे ईच एंड एवरी पॉइंट मैं डिटेल में डिस्कस कर दूं, कोई चीज रहे ना। और मैंने सोल्यूशन भी सारा किया है। कोई ये नहीं कि भैजन ये इसका फाइनल मतलब कि ये मैं खाली टेबल भी बना सकता था, ये भैजन इसका ये है ये। मैंने सारी वर्किंग इस वजह से किया ताकि आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं से अगर आपको समझ ना आए। डिटेल नोट्स इसलिए मैंने बनाया, ठीक हो गया। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज एडवांटेज सारी बात है, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंटरप्रेट किस तरीके से करना है, कब हमने खेलना है कब नहीं। रिक्वायर लिटिल डाटा प्रिपरेशन। इसके अलावा कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा को यह हैंडल कर सकता है। विजुअलाइज में आसानी होती है, जिस तरीके से आप देखें तो ये आपके सामने एक टेबल बनाओ तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने आपको इंटरप्रेट करके भी बता दिया कि इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी, ठीक होगा। इसका डिसएडवांटेज जो प्रॉब्लम है ना डिसीजन ट्री के अंदर वो ये है कि समटाइम्स ये ओवरफिट हो जाता है, ठीक होगा। ओवरफिट क्या होता है कि भाईजान हमारा जो ट्री है ना वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था कि जब हमारे पास टाई आ जाए तो हमने उसको किस तरीके से ब्रेक करना होता है, कि हमने वो वाला एट्रीब्यूट लेना जिसकी वजह से हमारे पास कम से कम चाइल्ड बने, ताकि हमारे जो डिसीजन ट्री है ना वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ठीक हो गया। तो ये मसला होता है कि समटाइम्स इसके ना जो ट्री कॉम्प्लेक्स है ना वो बहुत ज्यादा ट्री जो है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो ओवर फिटिंग में आता है। इसके बाद इंस्टेबिलिटी होती है, स्मॉल डाटा चेंजेस, यानी कि अगर थोड़ा सा भी आप दे सकते हैं, थोड़ा सा भी डाटा चेंज हुआ तो जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन गेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बेस पे ट्री जो है हमारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये ग्रीडी नेचर है, आपने देखा होगा कि बार बार आपको चूज करना पड़ा, डाटा को स्प्लिट करना पड़ता है। तो इस सब का जो सोल्यूशन है ना वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है कि प्रूनिंग होता है कि हम उस ब्रांच को पूरा एक्सप्लोर किए बगैर उसको प्रून कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन में इतना यूज नहीं होता। जो रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है ना आईडी थ्री एल्गोरिथम की, उसके अंदर ये यूज होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिफरेंट है। सारी बात है क्लासिफिकेशन में तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं यस और नो, रिग्रेशन के अंदर तो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि वजन क्या आंसर आएगा इसका, ठीक हो गया। तो वो आप लोगों ने लेक्चर लाजमी देखना है, उसके अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्लस उसके अंदर हमारे पास प्रूनिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब आपसे उसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा और भैया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है तो आपने अभी तक देखा है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।